नमस्कार दोस्तों। विदेश नीति की इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। यूक्रेन क्राइसिस न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है और मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत किस्म की वीडियो बना रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा कोई भी वीडियो उस एसेंस को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वो समझा पाऊँ कि जिस पे यूपीएससी प्रश्न पूछ सकता है आपसे और यूपीएससी का क्वेश्चन मेंस एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आता है तो वो यूक्रेन क्राइसिस और इंटरनेशनल लॉ को लेके आएगा। और साथ में सिर्फ यूक्रेन क्राइसिस एंड इंटरनेशनल लॉ नहीं होगा, बल्कि मैं आपको एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक बैकवर्ड लिंकेज और बता रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन जो है आपका एसए के रिलेटेड भी आ सकता है। तो वो कैसे है और क्या है, आइए उसको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्राइसिस और मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है। रशिया के कंट्रोल में यूक्रेन पहले था, पहली चीज तो ये याद रखिएगा। और कोल्ड वॉर के दौरान रशिया ने यूक्रेन में अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह और न्यूक्लियर स्टॉकपाइल जो पूरा होता है उसको वहां पे डिप्लॉय करके रखा हुआ था। अब हुआ क्या दोस्तों कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, तो उस समय ये हुआ एक तरीके से कि जो पूरा यूक्रेन था वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। अब जब वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका था तो उस समय क्या हुआ कि एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ 1994 में रशिया के बीच में, यूक्रेन के बीच में, जिसके तहत रशिया ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है यूक्रेन को बोली। रशिया ने यूक्रेन को ये बात बोली कि देखिए, आपके पास मेरा न्यूक्लियर स्टॉकपाइल पड़ा था क्योंकि आप पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। अब आप एक काम ये कीजिए कि आप वो वाला सारा न्यूक्लियर स्टॉकपाइल मुझे वापस दे दीजिए क्योंकि वो हमारा है, और उसके रिटर्न में हम आपको एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन करके हम लोगों ने एक अग्रीमेंट साइन किया, रशिया वालों ने यूक्रेन के साथ, कि हम आपको कभी भी एक तरीके से अटैक नहीं करेंगे और एक तरीके से आपके ऊपर बल का प्रयोग, फोर्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये चीज जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम में दोस्तों बोली गई, ये यूएन चार्टर के आर्टिकल 2.4 के ऑल्सो एक तरीके से पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि यूएन का जो चार्टर का आर्टिकल 2.4 है वो भी यही बात बोलता है कि यू आर नॉट ऑथराइज टू यूज फोर्स अगेंस्ट एनी नेशन फॉर एनी रीजन लाइक दिस। तो यहां पर भी वही चीज बोली गई। तो एक चीज आप याद यहां पर देख के समझिए कि इशू जो था वो सिंपल था कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटता है तो उसके बाद यूक्रेन एक सोवरेन इंडिपेंडेंट देश बन जाता है। उसका जितना भी न्यूक्लियर स्टॉकपाइल होता है रशिया वापस ले लेता है। वो स्टॉकपाइल वापस लेने के बाद रशिया बुडापेस्ट मेमोरेंडम आर्टिकल 2.4 ऑफ यूएन चार्टर के तहत ये चीज बोल देता है यूक्रेन को कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और साथ में बल का प्रयोग या फोर्स का प्रयोग आपके ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों दिक्कत क्यों हुई और कहां से हुई? देखिए, इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए हमें रशिया का एक बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है। दोस्तों, रशिया हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसने कभी भी, उसका अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया है। कोल्ड वॉर के समय में रशिया, अगर आप उसका इतिहास पढ़ते हैं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि रशिया ने इंटरफेयर हमेशा तभी किया है जब यूएस ने इंटरफेरेंस इनिशिएट किया था। यहां पर हम लोग आज की डेट में पूरे यूक्रेन क्राइसिस को रशिया के नजर से देख रहे हैं और रशिया को एक बड़े नेगेटिव नजर से देख रहे हैं कि रशिया जो है एक तरीके से हिंसक बना हुआ है, वायलेंट बना हुआ है, फोर्स का प्रयोग कर रहा है। लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि पूरे वर्ल्ड में कोई ये चीज की चर्चा नहीं कर रहा है और ये चीज के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा कि रशिया ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन उसका रियल रीजन दोस्तों ये है कि रशिया ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि इस चीज की भी इनिशिएशन और आग लगाने वाला काम अमेरिका ने ही किया था। देखिए, जब यूक्रेन 91 में एक सोवरेन इंडिपेंडेंट देश बना, उस समय कहीं ना कहीं यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश होने के नाते अपने सिक्योरिटी को लेके डिसीजंस खुद ले सकता है और उसने लिए भी हैं। लेकिन ये मत भूलिए दोस्तों कि क्योंकि यूक्रेन हमेशा एक रशिया का हिस्सा बना हुआ था, ज्योग्राफिकली उसके बगल में है, तो रशिया कहीं ना कहीं उस देश की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है। लेकिन वो ये चीज नहीं चाहेगा कहीं पर भी कि यूएसए नाटो के ट्रूप्स या नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन जैसे देश को दे दे। क्योंकि देखिए, रशिया को नाटो के ट्रूप्स का प्रेजेंट होना यूक्रेन में या नाटो की मेंबरशिप से कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि नाटो एक घटिया किस्म का एक अलायंस है। क्योंकि नाटो क्या करता है,
वो सिर्फ अपने ट्रूप्स वहां पर स्टेशन नहीं करता है, बल्कि वो उस कंट्री की गवर्नेंस को पूरा मोल्ड करने लग जाता है, उस कंट्री की पूरे सिक्योरिटी अपरेटस को अपने हिसाब से मोल्ड करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं नाटो के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन द नेम ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, इन द नेम ऑफ ऑफरिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्शन अंडर द अलायंस, नाटो अंडरटेक्स मास इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नाटो यूक्रेन को मेंबरशिप इस कारण से देना चाहता है क्योंकि यूक्रेन का बॉर्डर रशिया के साथ होने के कारण से नाटो को ये लगता है और यूएस को ये लगता है कि हम अगर नाटो का मेंबरशिप यूक्रेन को दे देंगे तो कहीं ना कहीं उससे ये चीज हो जाएगी कि हम लोगों का प्रेजेंस रशिया के बॉर्डर में, उसके घर के बगल में, उसके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। जैसे कि आप लगा लीजिए कि आपके घर के बाहर एक केले वाले ने ठेला लगा लिया, वहां खड़े होके वो केले नहीं बेच रहा है बल्कि आपके घर के इंटरनल अफेयर्स को वहां पर डेली झांक के देख रहा है कि आपके घर में मम्मी पापा को चमाट लगा रही हैं और पापा जो है चाची को चमाट लगा रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये चीज को जो देखना चाहने का काम करना चाहता है यूएस, इस चीज से रशिया खुश नहीं है। क्योंकि देखिए, रशिया और यूएस के संबंध अप्स एंड डाउन्स में चलते रहे हैं, और रशिया यूएस के संबंध क्योंकि अप्स एंड डाउन्स में चलते रहे हैं, तो इस कारण से ये चीज हुई है कि भाई रशिया को कहीं ना कहीं ये चीज से एक कंफर्ट नहीं है कि यूएस मेरे बगल में आके मुझ पे नजर रखना क्यों चाहता है। तो सारा इशू यहाँ पर पूरा मुद्दा ये है दोस्तों। अब आप देखिए कि आयरॉनिकली 1994 से जब से बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ, जब से रशिया ने एक तरीके से ऑफिशियली ये बात बोली कि हम आपके ऊपर फोर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, सरप्राइजिंग बात है कि उसके बाद भी, इतनी आयरॉनिकल बात है कि उसके बाद भी अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, और अमेरिका ने कहीं ना कहीं उसके बाद भी यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप को ऑफर करने के ऑफर्स देते रहे। और सिर्फ नाटो की मेंबरशिप को नहीं देते रहे, बल्कि नाटो के कोई सिक्योरिटी डायलॉग्स होते थे यूरोप में तो यूक्रेन वालों को बुला लेते थे। तो जानबूझ के उन्होंने हमेशा रशिया को प्रोवोक किया, हमेशा से रशिया को इरिटेट किया। अच्छा, अब दूसरी दिक्कत क्या है, जब जब रशिया इरिटेट हुआ, रशिया ने बार बार वार्निंग दिया अमेरिका को कि देखिए आप ये जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब जब अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो रशिया ने क्या करना शुरू कर दिया कि रशिया ने जो यूक्रेन की गवर्नमेंट थी, जो एक टाइम पे प्रो यूएस होती थी, उसके जो ओपोनेंट्स थे, ऑपोजिशन वाले थे, उन ऑपोजिशंस को इकट्ठा करके रशिया ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या देखिए दोस्तों, इसमें बात सारी, मसला सारा रशिया और यूएस का है, लेकिन पिस कौन रहा है बीच में, वो है यूक्रेन। अब रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन में जो रिबेल्स हैं, रिबेल कौन है, मेनली जो ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन कौन है, वो लोग हैं जो अमेरिका का साथ नहीं देते, और उन लोगों को सपोर्ट करके रशिया गवर्नमेंट के खिलाफ लड़वा रहा है। अमेरिका क्या कर रही है, और दूसरी साइड पे अमेरिका जो है यूक्रेन की वो गवर्नमेंट जो प्रो यूएस है उसको सपोर्ट करके रिबेल्स को सप्रेस करवा रही है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जो अभी पिछले एक हफ्ते में मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई, ड्रिल्स हुए, न्यूक्लियर ड्रिल्स हुए, कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कीजिए कि यूक्रेन जो है एक ऐसी टेरिटरी बन गई है जो रशिया की और यूएस की एक तरीके से टेस्टिंग ग्राउंड बन गई है उनके मिलिट्री ड्रिल्स को लेके, एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गई है उनके एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइजेस को लेके। और इसमें पिस कौन रहा है, मैं फिर बोलता हूं, यूक्रेन और यूक्रेन के लोग, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। अब देखिए हो क्या रहा है कि मैंने आपको बताया कि जो अमेरिका है वो प्रो यूएस एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है यूक्रेन में, रशिया क्या करता है, जो रिबेल्स हैं, ऑपोजिशन वाले हैं, उनको सपोर्ट करता है। अब दिक्कत ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में आ जाता है एक अमेरिका का किया हुआ कंसेप्चुअलाइज्ड किया हुआ कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कंटिंजेंट सोवरेनिटी। अब ये क्या नया नोटंकी है कंटिंजेंट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट? तो ये जो कंटिंजेंट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये अमेरिका ने खुद क्रिएट किया है। अमेरिका ने कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये बात बोली कि भाई अगर किसी कंट्री में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, यानी कि राज्य जो है अपने लोगों को खुद मारता है और एक तरीके से अपने बल का प्रयोग करता है अपने ही लोगों को सप्रेस करने के लिए, जिसको हम लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोलते हैं। और या दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, देखिए अमेरिका कहता है या किसी दूसरे देश में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी चीज किसी भी देश में वर्ल्ड में कहीं पर भी होती है
तो हमारे पास R2P है। R2P का मतलब हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ये नया नोटंकी क्रिएट किया है अमेरिका ने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। अरे भाई तुम कौन होते हो रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्ट करने वाले दूसरों को? तुम अपना टेरिटरी में देखो, तुम्हारा क्या हालात है वहां पे। तुम्हारे अंदर इतना पॉलिटिकल केओस है, तुम्हारे यहाँ पर इतना रेसिज्म है, तुम्हारे अपने मसले जीवन के खत्म नहीं होते, लेकिन तुम्हारे को दूसरे के घर में क्या चल रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद देखिए दोस्तों कि अमेरिका ने ये नया नाटक चालू कर रखा है। तो अमेरिका ने एक नया ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है कंटिजेंट सोवरेनिटी। तो कंटिजेंट सोवरेनिटी में अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका ये बोल रहा है कि वर्ल्ड के किसी भी देश में अगर कहीं पर भी कोई भी स्थिति ऐसी पैदा होती है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, और या फिर एक तरीके से वहां पर कहीं ना कहीं मान लीजिए स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो, तो अमेरिका हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। और अमेरिका का रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट में वो एक तरीके से ये बोलता है कि हम वहां पर इंटरवीन करेंगे। इसीलिए आप देखिए कि बार बार जो है वो जो बाइडन वहां पर बैठ के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि अगर रशिया इन्वेड करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी आ जाएंगे। अरे भैया यूक्रेन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, बीच में इतना बड़ा अटलांटिक महासागर है, चुपचाप शांति से बैठो भैया। लेकिन नहीं, इन लोग को जो है खुजली हुआ जा रहा है बेचारों को। तो आप समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों कि द प्रॉब्लम टुडे इन यूक्रेन इज वेरी सिंपल। Today, Ukraine not only has become a testing ground for the Americans and also the Russians for their military exercises, military drills, but also at the same time, there is a blatant violation of the concept of sovereignty of Ukraine. Neither the Americans and nor the Russians are regarding and respecting the fact that Ukraine is a sovereign independent nation. अब सारा डिबेट जो थियोरेटिकल एंगल पे अगर हम देखें तो वो क्या उठ रहा है दोस्तों? अब वो उठ रहा है कि स्टैटिस्ट रशिया, रशिया रिविजनिज्म, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल है। आज की डेट में ऐसी बात बोली जा रही है कि भाई रशिया का इतिहास क्या था। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि रशिया कभी भी किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। उसने हमेशा दूसरे देशों की सोवरेनिटी का रिगार्ड किया। यानी कि रशिया एक स्टैटिस्ट देश था। स्टैटिस्ट देश वो होता है दोस्तों जो कभी भी जो है किसी दूसरे देश में उंगलीबाजी नहीं करता है। भारत एक स्टैटिस्ट देश है, ठीक है। पाकिस्तान ने हमसे बदतमीजी करी, हमने बहुत चमाट लगाए उसको। चाइना हमसे बदतमीजी करता है, हम खड़े हैं, डट के खड़े हैं एकदम बॉर्डर पे, उसको बदतमीजी नहीं करने दे रहे। लेकिन हम लोग स्टैटिस्ट हैं। स्टैटिस्ट का मतलब ये है कि हम किसी को डेलिबरेटली प्रोवोक नहीं करते, हम कभी भी किसी को प्रोवोक नहीं करेंगे, हम अपनी टेरिटरी को सेफगार्ड करेंगे। रशिया का व्यवहार हमेशा से दोस्तों ऐसा रहा है। अब कई लोग जो हैं अमेरिकन स्कॉलर्स खास करके वो अब नई थ्योरी निकाल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि रशिया जो है यूक्रेन में इंटरवीन करना चाहता है क्योंकि रशिया रिविजनिज्म करना चाह रहा है। रिविजनिज्म का मतलब ये होता है कि रशिया जो है वो एक तरीके से बॉर्डर को बदलना चाह रहा है। देखिए हम लोग अपने नेबरहुड के कॉन्टेक्स्ट में, हमारा जो बगल में हमारे एक बवासीर देश पाकिस्तान है, हम उसको बोलते हैं कि पाकिस्तान इज अ रिविजनिस्ट स्टेट। पाकिस्तान एक रिविजनिस्ट स्टेट क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं खुश नहीं है बॉर्डर से। तो पाकिस्तान क्या करता है? भारत को बार बार प्रोवोक करता रहेगा। प्रोवोक किस लिए करता रहेगा? बिकॉज वो ये चाहता है कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का जो पूरा टेरिटरी है वो कहीं ना कहीं वायलेंस के तरीके से हम लोग छीन लें उससे। तो पाकिस्तान क्या है? एक रिविजन स्टेट है, वो बॉर्डर से खुश नहीं है, वो बॉर्डर्स को ऑल्टर करना चाहता है, चेंज करना चाहता है। तो आज की डेट में जो अमेरिकन थ्योरिस्ट हैं, अमेरिकन स्कॉलर्स वगैरह हैं, ये नया थ्योरी निकाल रहे हैं। ये नया थ्योरी ये निकाल रहे हैं कि भाई रशिया का व्यवहार बदल रहा है, पुतिन जो है एक बड़े अग्रेसिव नेता हैं और वो जो है एक तरीके से रिविजनिज्म कर रहे हैं। अरे भाई वो रिविजनिज्म नहीं कर रहे हैं, उनको रिविजनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। आप ये चीज बताइए अगर आप में दम है कि रिविजनिज्म वो कुछ नहीं कर रहा है, आपने प्रोवोकेशन स्टार्ट किया, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जब से बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ कि हम लोग जो है नेटो को बार बार वहां पर लेके जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर सारा बात अब आ जाता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का बेसिकली मतलब ये हो गया कि रशिया केवल एक बात ये बोल रहा है कि भैया जो मेरा पुराना हिस्सा सोवियत यूनियन का था, मैं उसका सोवरेनिटी, मैं उसका इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मुझे उसकी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एक्सेप्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात रशिया बार बार दोस्तों ये बात बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं किसी भी एक सोवियत यूनियन के पुराने देश के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं, बट प्रोवाइडेड कि अमेरिका वहां पर आके हमारे पे नजर रखने की कोशिश ना करे। तो देखिए रशिया अपने एस्पेक्ट में ठीक है,
अमेरिका जो हरकत कर रहा है कहीं ना कहीं लीगली स्पीकिंग वो ठीक नहीं है, और अमेरिका का ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिजेंट सोवरेनिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट है, इसके ऊपर तो इंडिया भी कई बार जो है आपत्ति जता चुका है। हम लोग बिल्कुल भी दोनों कॉन्सेप्ट्स के फेवर में नहीं है। लेकिन ये सारा इशू असाइड दोस्तों, इस पूरे यूक्रेन क्राइसिस से हमें लर्निंग क्या मिल रही है? लर्निंग हमें सबसे बड़ी ये मिल रही है कि यूक्रेन क्राइसिस एक एग्जाम्पल है, एक बैकवर्ड लिंकेज जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को समझना है वो ये है कि यहाँ पर जो रियल क्राइसिस है दोस्तों वो है चैलेंज टू स्टेट सोवरेनिटी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आजकल यूपीएससी में फिलोसॉफिकल एसेज का एक तरीके का ट्रेंड चल रखा है मार्केट में। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया कि अभी दिवाली सीजन आएगा लोगों का प्रीलिम्स के बाद कि फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट एसेज पे अलग अलग क्लासें चलेंगी। दोस्तों कुछ नहीं होता वो सब आपकी इनसिक्योरिटी टैप करके आपके पैसे लूटने के तरीके हैं। देखिए आपके सामने यूक्रेन क्राइसिस है, पूरे यूक्रेन क्राइसिस में पिछले 15 मिनट से मैं आपको एक ही पॉइंट बार बार बोल रहा हूं, और वो ये बोल रहा हूं कि ना रशिया ना यूएस यूक्रेन की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। रशिया अपना गेम खेल रहा है, अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है, अमेरिका अपना खेल खेल रहा है, अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा है। दोनों लोग ये चीज को रियलाइज नहीं कर रहे कि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट देश है, और यूक्रेन एक सोवरेन देश होने के नाते उसकी सोवरेनिटी के बारे में चर्चा करनी ज्यादा जरूरी है। कोई स्कॉलर इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा लेसन दोस्तों यूक्रेन क्राइसिस से हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ा क्राइसिस का यहाँ पर यूक्रेन के एक इशू ये है, नंबर 1, कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस का वायलेशन है, और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंटली कि पूरे यूक्रेन क्राइसिस से जो सबसे बड़ा लेसन हमें मिलता है और हमारे बैकवर्ड लिंकेज के लिए जो हमारे को एस्से लिखने में मदद करेगा, या जिसके ऊपर यूपीएससी मेंस में आपसे सवाल पूछेगा पेपर 2 में जीएस के आईआर सेक्शन में, वो ये है कि हाउ इज यूक्रेन क्राइसिस एन एग्जाम्पल ऑफ चैलेंज टू द स्टेट सोवरेनिटी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? क्योंकि यहां पर सारा कॉन्सेप्ट ही ये है कि देयर इज अ चैलेंज टू द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। तो आज की डेट में कल को यूपीएससी आपसे ये ऐसे पूछ सकता है कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ग्लोबलाइजेशन हाउ सोवरेन आर द स्टेट्स। और कल को यूपीएससी अगर चाहे तो आपसे और एब्स्ट्रैक्ट इससे पूछने के नाते वो ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो स्टेट सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था जो पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बना 1648 के, क्या आज की डेट में वो एक तरीके से डाइल्यूट हो रहा है? तो इस थॉट को समझने का कोशिश कीजिए दोस्तों। तो इस थॉट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस थॉट के बेसिस पे यूक्रेन क्राइसिस को आप समझने की कोशिश कीजिए, और यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर अगर सवाल आएगा तो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर आएगा जो मैंने आपके सामने चर्चा कर दी। तो आई होप आपके लिए ये डिस्कशन फ्रूटफुल रहा। थैंक यू।